गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग रुखसार। गुड इवनिंग निदा, नगमा, गुंजन। आपका नाम फिर से भूल गया। PS62 क्या नाम था आपका? ममता, प्रिया। गुड इवनिंग। प्रणाम विशाखा। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग आरती। प्रीति, प्रीति सिंह। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष। हाँ, वी ऑल आर एक्साइटेड एक्चुअली। गुड इवनिंग आकिफ। डर तो लगना चाहिए, देखो डर तो लगना चाहिए, क्योंकि डर नहीं लगेगा तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि अरे मुझे आता है लिखना, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, पढ़ा हुआ तो सब है ही, क्या ही हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मेंस में तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है और नेगेटिव होना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, वो भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि टफ है और बहुत चुनिंदा लोगों से लड़ाई है आपकी मेंस में, बहुत चुनिंदा लोगों से। सिलेक्शन होगा बहुत सारे लोगों का प्री में, लड़ाई बहुत कम लोगों के बीच में रहेगी अच्छा लिखने वालों की। करेंगे सारी बात, बताएंगे कैसे करेंगे तैयारी, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग भारती। गुड इवनिंग बबीता। हाँ, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 10 से 11। ठीक है, इट विल नॉट चेंज। हाँ, एंजाइटी का शिकार बहुत सारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं। कंफ्यूजन, एंजाइटी से ज्यादा कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कि बैच ज्वाइन करें नहीं करें, तैयारी करें नहीं करें, मेरिट को लेकर बड़ा लफड़ा फंस रहा है, तो वो सब चल रहा है। खैर, आप उन चीजों से अभी परे हो जाइए, आपका फोकस रहेगा तैयारी पर। क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गुड इवनिंग सरोज, अनुराधा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ड्रामा। ठीक है, हमारे सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एलटी ग्रेड का। ड्रामा, प्रोज, पोएट्री और फिक्शन, है ना, जैसे हमने प्रीलिम्स में पढ़ाया था आपको। इन चारों सेक्शन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिक्शन होगा, और उसके बाद पोएट्री होगा सबसे इंपॉर्टेंट। प्रोज सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, पोएट्री और फिक्शन लगभग सेम ही है, सेम ही इंपॉर्टेंस रखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ड्रामा होगा। पॉसिबल है कि जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस ड्रामा से हों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ड्रामा। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 11 प्लेज आपके सिलेबस में हैं, 11 के 11 प्लेज को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं कुछ चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि हम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, क्लासेस लेंगे आपकी, और सैटरडे को, हर सैटरडे को मैं आपको आपका टेस्ट लूंगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारा मंडे टू फ्राइडे कितना हो गया है, उसके हिसाब से वो मैं क्वेश्चंस अरेंज करके आपका टेस्ट लूंगा। कभी एक क्वेश्चन देंगे, कभी दो देंगे, कभी एक लॉन्ग, कभी एक शॉर्ट, कभी एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ठीक है, विल सी। बस उसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है, उसका आंसर मुझे सैटरडे को ही चाहिए, ताकि मैं संडे को कॉपी चेक करूं। और अगर आपने नहीं दिया आंसर लिखकर, तो मैं आपकी कॉपी बाद में चेक नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेन रूल रहेगा इस बैच का। अगर आपका आंसर मुझे सैटरडे तक नहीं मिला, एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा सैटरडे को, तो उसके बाद मैं उन आंसर्स को चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए सिर्फ संडे होगा। मंडे से फिर मेरे पास क्लासेस है पढ़ाने को आपके लिए। ठीक है, अच्छा। दूसरा कि अभी जो मैं स्टार्टिंग में आपके टेस्ट लूंगा, ठीक है, वो मैं ऐप पर ही लूंगा। दैट मीन्स यू हैव टू टाइप ऑन योर फोन।
द आंसर यू हैव टू टाइप। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कॉपी पर लिखिए आंसर, फिर उसको मुझे टाइप करके दे दीजिए ताकि मैं आसानी से चेक कर सकूं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि अगर आप कॉपी पे लिखेंगे और मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो वो तो बहुत बहुत मसला हो जाएगा। तो मेरे से आपके फोटो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपकी कॉपी नहीं चेक कर पाऊंगा, मैं ये नहीं ध्यान रख पाऊंगा, ठीक है, कि निदा है या गुंजन है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने। तो अगर मैं ऐप पर लूंगा तो मेरे पास डाटा रहेगा, आपके पास भी डाटा रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था, सर ने मुझे दिया था ऐप पर, और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे बाद में भी, है ना, उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे, अपने आंसर्स को देख पाएंगे ऐप पर। फोटो खींच के भेजोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो वो आपसे डिलीट हो गए, मुझसे डिलीट हो गए, तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे आपकी प्रोग्रेस को कि आप क्या बेहतर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वो धोखा आपको नहीं देना चाहता कि मैं आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको फीडबैक नहीं दे पा रहा हूं मेंस के लिए, तो भीड़ मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। जैसे ही 70 स्टूडेंट्स इस बैच में होंगे, बैच गायब, ठीक है, किसी बच्चे की एंट्री नहीं, ठीक है। अब चाहे वो फिर मुझे 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाए बैच में एंट्री के लिए, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम मेहनत करेंगे बहुत अच्छे से, हम ईमानदार रहेंगे, कोई चीज नहीं आएगी आप हमें बताएंगे, कोई चीज आपकी गलत होगी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, फीडबैक जो मैं आपको दूंगा कि आपने ये गलत लिख दिया तो वो कभी कभी ना हार्श हो जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन मेरा मूड खराब है और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई यार इस लड़के बच्चे ने एम में कर रखा है, इससे ये नहीं लिखा गया। तो क्या पता कभी कभी मैं हार्श फीडबैक दे दूं आपको, तो उसका बुरा नहीं मानेंगे, कड़वी गोली की तरह उसे खाएंगे और उस फीड को पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं आपसे बोलूंगा वो आपके अच्छे के लिए होगी, ठीक है। उसके लिए तैयार रहिए, फीडबैक के लिए तैयार रहिए, उन तीर को सहन करिए जो आपको बताया जाएगा टेस्ट में कि ये आपने गड़बड़ कर दी भाई, और फिर मेहनत करिए उसके ऊपर। मान लीजिए मैंने बोल दिया ये क्या सेंटेंस सेंटेंस का फॉर्मेशन है, बच्चे की तरह लिख रहे हो 8वीं क्लास के, तो कोशिश करो कि अब उसको सुधारना है, अब बोल दिया गया है तो उसको, ठीक है। अपने बेसिक्स को रिवाइज करते रहो, टेंस को रिवाइज करते रहो, अगर टेंस नहीं आते हैं तो, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव को रिवाइज कर लो, वो तो खैर सब आपको आता है, आप सब टीचर्स इंग्लिश के, ठीक है ना। तो उस हद तक हम मेहनत करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। दैट्स सो ट्रू आशीष। तो ये बहुत होता है जो आशीष बोल रहे हैं, तो ये भी दुआ करिएगा कि जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो उसका मूड ठीक हो, ठीक है। तो लेट्स सी। हाँ, आप इम्प्रूवमेंट लाइएगा भाई, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्लीज आप सिलेक्ट होकर दिखाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि मेंस को पढ़ाना ट्रिकी है, ठीक है। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ नोट्स बनाने में, ठीक है, और मैं तैयार हूँ बहुत मेहनत करने के लिए, और आप अगर मेहनत कर लेंगे तो हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सो आज पहली क्लास में ये प्लेज लेंगे हम सभी लोग कि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एक सीट हमारी फिक्स है, बाकी भाड़ में गया सब, मेरी तो सीट फिक्स है, मुझे तो ये सीट लेनी लेनी है, हम उस दिमाग के साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। गजाला वो सबकी स्क्रीन पर आता है, मेरी स्क्रीन पर भी आता है, ठीक है, वो कॉपीराइट के लिए होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, तो जेआईसी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ आशीष। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आयोग में जॉब करते हैं, और उन्हीं से मैं बहुत सारी चीजें पूछता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला है कि मुझे ये पता लगाना है कि क्या ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मेंस में, और क्या वोकैबलरी से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे अगर बनेंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो अगर वो आ रहा है मेंस में तो बिलीव मी मैं वो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मुझे कुछ भी ये पता लगेगा कि वोकैबलरी से क्वेश्चन आ रहा है या ग्रामर का कोई टॉपिक आ रहा है तो आई टीच, ठीक है। सो उसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है। अभी सारा फोकस हम अपने 4 टॉपिक्स पर रखेंगे, पहले ड्रामा खत्म करते हैं, फिर खत्म करेंगे हम अपना फिक्शन, फिर खत्म करेंगे पोएट्री, फिर खत्म करेंगे अपना प्रोज, ठीक है।
उसके बाद जो 4 अलग से टॉपिक्स ऐड किए गए थे एलटी ग्रेड में, इस साल हम उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। जो और टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे और फिर जो बचता है फिर उसके बाद मेहनत करेंगे। ठीक है, हाँ विल सी कि क्या होता है। ठीक है, हाँ ये ठीक। अगर किसी स्टूडेंट के पास जैसे लेक्चरर मेंस की कॉपी हो तो प्लीज मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ टाइम लिमिटेड है जैसे बबीता कह रही हैं, तो अगर टाइम लिमिटेड है और कभी भी मुझे ये एहसास हो गया कि हम पीछे हो सकते हैं और हमें थोड़ी सी स्पीड अप करना है, तो आपकी जो क्लास की टाइमिंग वो दो दो बार हो जाएगी। एलटी के प्रीलिम्स में भी मैंने कुछ दिन 2 बार क्लास लिए, दिन में सुबह शाम। ठीक है, और एलटी प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स मुझसे पढ़े हुए हैं, ज्यादातर आप प्रीलिम्स पढ़े ही हैं मुझसे, तो आप जानते हैं कि हमने फिर मैराथन भी ली है 3-3 घंटे की एलटी के प्रीलिम्स में। तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर 17 मई तक ऐसा लगा कि भाई मुश्किल हो रहा है कवर अप करना, तो दिन में 2 बार क्लासेस हो सकती हैं, सैटरडे को 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो भाई उसके लिए तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुड इवनिंग दीपक। सो ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 11 ड्रामाज हैं, तो चैप्टर 1 मैकबेथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ठीक, तो ये तो खैर कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट ये आपके लिए है ताकि आपको दिख जाए। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेंस का जो बैच है वो उसी टीचर से पढ़िएगा जिससे आप प्रीलिम्स पढ़े हों, क्योंकि हर टीचर का अपना एक तरीका हो है पढ़ाने का, और आई होप कि उन्होंने उस तरीके को माना होगा कि मैं प्रीलिम्स में ऐसे पढ़ा दूं ताकि मैं मेंस में इनको ये सब पढ़ा पाऊं। तो हमने प्रीलिम्स में ऐसे ही पढ़ाया था कि मुझे पता था कि ये बच्चे मेरे पास मेंस में आएंगे, तो मैं इनको थीम्स पढ़ा देता हूँ, मैं इनको ये सारी चीजें करा देता हूँ ताकि मुझे मेंस में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप, कुछ स्टूडेंट है इसमें 4-5 जो मुझसे प्रीलिम्स नहीं पढ़े हैं, जो किसी के रिकमेंडेशन से आए हैं, ठीक है, लेकिन स्कोर आपके बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पढ़े थे। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि यार मैंने इतनी डिटेलिंग से प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा था, ठीक है, जितनी डिटेलिंग से मुझे लग रहा है कि इन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, कि इन्होंने तो बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है प्रीलिम्स वाला। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको कभी भी वो डाउट हो और आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे शायद सर का प्रीलिम वाला बैच की वीडियोस भी देख लेनी चाहिए, उतना वक्त और उतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपके ऊपर नहीं है, तो यू मे ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच ऑल्सो, लेकिन उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स हमसे पढ़ चुके हैं तो उस बैच की वैलिडिटी अभी है आपके पास, 1 साल तक की थी वो, तो उसकी वैलिडिटी अभी है, उसका एक्सेस आपके पास है। आप जानते हैं कि आज मैंने मैकबेथ शुरू करा है, तो अगली क्लास में ट्वेल्थ नाइट की करूंगा, तो उससे पहले ट्वेल्थ नाइट रिवाइज कर कराइए उस बैच से, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपकी वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप रिवाइज कर कर आएंगे मेरे पास तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इतनी अकल तो लगाएंगे कि भाई अगला चैप्टर ये है, तो चलो मैं रिवाइज कर लेता हूं प्रीलिम वाले बैच से, जो प्रीलिम में पढ़ाया था सबने। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मैकबेथ। अगर आप गौर करेंगे प्रीलिम वाले क्लासेस से इन नोट्स को, तो स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है ओवरव्यू, ये ओवरव्यू उसका समराइज वर्जन है। ठीक है, हमने बैठ के समराइज किया था उसको, बस वही नोट्स हैं ये प्रीलिम्स वाले, बट मान लीजिए कि प्रीलिम्स में मैकबेथ 5,000 शब्दों के नोट्स थे मेरे, तो इनको मैंने 2,500 कर दिया, आधे वर्ड्स कर दिए, समराइज कर दिया इसको, बातें वही हैं सब, ताकि हम जल्दी से रिवाइज कर सके। अब ये भी तो नहीं हो सकता ना कि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराने लगूंगा मैकबेथ के, पहले बेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना कि कहानी किस बारे में थी। ठीक है, चलिए तो पहले ओवरव्यू पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्ले की बात करते हैं मैकबेथ की। मैकबेथ इज अ 1606 ट्रेजेडी। मैकबेथ 1606 की एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, सेट इन मिडिवल स्कॉटलैंड, और जो सेटिंग ऑफ प्लेस है इसकी वो मिडिवल स्कॉटलैंड दिखाई गई है। इट फॉलोज मैकबेथ, एक कहानी में मैकबेथ है एक स्कॉटिश जनरल हु एनकाउंटर्स 3 विचेस
प्रोफेसाइजिंग ही विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसका सामना 3 चुड़ैलों से होता है जो ये प्रोफेसी करती हैं कि तुम एक दिन स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। आपको पता है वो बेसिक सी कहानी की बैंको और मैकबेथ जा रहे हैं नॉर्वे को हराकर, और 3 चुड़ैलें आती हैं, 3 भविष्यवाणियां होती हैं। ठीक है, जो एड्रेस होता है मैकबेथ को वो उसके उस पर्टिकुलर टाइटल से होता है कि थेन ऑफ ग्लैमिस। तो वो ग्लैमिस का थेन पहले से होता है और वो कहा जाता है कि मैकबेथ यू विल बी अ थेन ऑफ कॉर्डर सून। उसके बाद कहा जाता है कि एंड यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और तीसरी भविष्यवाणी बैंको के लिए होती है कि बैंको तुम खुद राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन अगली 7 पीढ़ियां जो स्कॉटलैंड की राजा होंगी वो तुम्हारे बच्चे होंगे। ये 3 भविष्यवाणियां वहां पर होती हैं। ड्रिवन बाय एम्बिशन। अब भाई ये महत्वाकांक्षा आ जाती है। एम्बिशन इसका ट्रेजिक फ्लो है मैकबेथ का, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। महत्वाकांक्षा में आकर अपनी बीवी के मैनिपुलेशन से मिला था मुझे इस मैनिपुलेशन, तो वो है आपके नोट्स में, पढ़ाएंगे उसको। और बहुत हद तक चांसेस है कि आईटी ग्रेड के मेंस में आ जाए वो क्वेश्चन, हु बहू ऐसा ही आ जाए। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से, अपनी वाइफ के मैनिपुलेशन की वजह से मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन। मैकबेथ राजा डंकन की हत्या करता है एंड सीजेस द थ्रोन, और राजगद्दी हत्या लेता है। His paranoid Rhine descends into tyranny। अब देखो स्पेलिंग याद करिएगा, मीनिंग हाथ के हाथ याद करिएगा इन वर्ड्स को आपको, क्योंकि यूज करना है अपने आंसर्स में। पैरानॉइड जानते हैं? पैरानॉइड एक दिमागी बला है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि ये शिवानी जरूर मेरा बुरा चाहती है, ये भारती जरूर मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही है, ये सरोज मेरी बारे में बात कर रही है, मेरी चुगली कर रही है, मैं पैरानॉइड हूं। ठीक है, उसका जो ये पैरानॉइड है, ठीक, वो उसके ऊपर हावी होने लगता है। उसका शासनकाल, रेन जो है वो शासनकाल को कहते हैं, वो निरंकुशता में, टायरनी में बदल जाता है, वियोलेंस, हिंसा में बदल जाता है, until he is defeated and killed by मैकडफ। और आखिरकार इसको हराया जाता है और मार दिया जाता है मैकडफ के द्वारा, रिस्टोरिंग मैल्कम टू द थ्रोन। और राजा डंकन जिसको इसने मारा था, उनका बेटा मैल्कम गद्दी पर बैठता है। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे इसमें? मैकबेथ इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि एक ब्रेव जनरल था स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में राजा बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जनरल था राजा डंकन का। करप्टेड बाय एम्बिशन, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से भ्रष्ट हो जाता है। लेडी मैकबेथ एक कैरेक्टर है, उनकी रुथलेस वाइफ, उनकी निर्दयी बीवी, हु मैनिपुलेट्स हिम इनटू रेजिसाइड, जो मैनिपुलेट करती हैं उनको, ठीक है, रेजिसाइड करने के लिए। ये वर्ड यूज करना है आपको, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वर्ड्स यूज करने हैं आंसर्स में आपको। रेजिसाइड कहते हैं द किलिंग ऑफ अ किंग और अ क्वीन। राजा या रानी की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं। तो उसकी रुथलेस निर्दयी बीवी उसे मैनिपुलेट करती कि राजा डंकन की हत्या कर दो, बट लेटर डिसेंड्स इनटू मैडनेस। ठीक है, लेकिन बाद में वो खुद पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ, है ना, उसको अपने हाथों पे खून नजर आता है, वो इमेजिनरी ब्लड को धोने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथों से खून नहीं जा रहा, गिल्ट में चली जाती है, स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा 3 चुड़ैलें हैं, द 3 विचेस हु प्रोफेसाइज द ट्रेजिक इवेंट्स, जो ट्रेजिक घटनाओं की भविष्यवाणियां करती हैं। किंग डंकन है जो मर्डर्ड किंग है, जिनको मार दिया गया। बैंको है जो मैकबेथ का फ्रेंड है, और इसी के डेस्केंडेंट्स, उसी के वारिस, ठीक है, जो है द विचेस प्रिडिक्ट विल बी किंग्स। इन्हीं के वारिस के बारे में विचेस वो प्रिडिक्शन करती हैं कि ये राजा बनेंगे। मैकडफ है बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द नोबलमैन हु अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ। ये वो नोबलमैन है जो अल्टीमेटली, ठीक है, मैकबेथ को मारता है। और किसी की भी अगर वो कुछ सेकंड के लिए हुआ था शिवानी, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, वो कैमरा जब बंद होता है तो होता है ऐसा, ठीक है, और जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा तो फिर ठीक हो जाता है वो, डोंट वरी। अगर बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बीच में विद इन कुछ सेकंड्स के लिए आता है तो वो कैमरा ग्लिच होता है, ठीक है, तो उसकी आदत बना लीजिएगा आप लोग अभी से। मैकडफ है एक नोबलमैन,
जो अल्टीमेटली मैकबेथ को मारता है। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला था, एक यूनिवर्सिटी में पूछा था, तो वो भी आपकी नोट्स में उसको कराएंगे। मैल्कम है कैरेक्टर, डंकन का बेटा है, हु बिकम्स द राइटफुल किंग, जो लास्ट में राइटफुल किंग बनता है। स्टोरी आग की बात करते हैं कि कहानी चलती कैसे है। आफ्टर द विचेस प्रोफेसी प्रूव्स पार्शियली ट्रू व्हेन मैकबेथ इज नेम्ड थेन ऑफ ऑर्डर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो तीन भविष्यवाणी चुड़ैलें करती हैं, तो मैकबेथ बैंको से पूछता है कि भाई तुझे क्या लगता है, ये भविष्यवाणियां ठीक होंगी, ये प्रोफेसीज ठीक होंगी? तो बैंको कहता है कि आई थिंक शुड नॉट बिलीव चुड़ैलों पर। क्यों? क्योंकि ये काली ताकतें हैं और इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैकबेथ कहता है यार बात तो तू ठीक कह रहा है, नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ा दूर आगे ही बढ़ते हैं, बीहड़ पे चल रहे होते हैं, सामने से तो लोग आते हुए नजर आते हैं। थोड़े करीब आते हैं तो पता लगता है कि उन दो जो लोग हैं वो भी थेन हैं स्कॉटलैंड के। उसमें एक तो लेनॉक्स होता है और एक होता है रॉस, दो नाम है वो। याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं ठीक है, क्या पता आंसर में कभी लिखना पड़ जाए। तो अगर नाम के साथ लिखोगे, यही छोटी छोटी चीजें आपके एक दो नंबर बढ़वाएगी एग्जाम में, कि आपने नाम लिखे हैं, आपको पता है लेनॉक्स कौन था, रॉस कौन था। तो लेनेक्स और रॉस आते हैं, और रॉस जब आता है तो रॉस आने के बाद सबसे जो हमारा मैकबेथ है उसको एड्रेस करता है थेन ऑफ कॉर्डर कह के। मैकबेथ जो है भैया वो एकदम चौंक जाता है कि थेन ऑफ कॉर्डर, ये हाँ, आपको कॉर्डर दिया गया है, आपको कॉर्डर का थेन बनाया गया है, क्योंकि कॉर्डर का जो पहला थेन था उसने देशद्रोह कर दिया, ट्रीजन कर दिया, राजा ने उसे मरवा दिया, तो अब आपको दिया गया इनाम के तौर पे। पहली भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो वो जो पार्शली सच होती है भविष्यवाणी, जब मैकबेथ को थीन ऑफ कॉर्डर बनाया जाता है, इसके बाद ही पागल हो जाता है कि अगर ये सही हो गई तो इसका मतलब दूसरी भी ठीक होगी कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। और जब राजा बन जाता है तो फिर वो सोचता है इसका मतलब तीसरी भी ठीक होगी कि बैंकों के बच्चे मुझसे मेरी राजगद्दी छीन लेंगे। ही एंड लेडी मैकबेथ मर्डर्ड किंग डंकन। उसके बाद ये और लेडी मैकबेथ, इसकी वाइफ, डंकन को मार देते हैं। मैकबेथ बिकम्स किंग बट ग्रोस पैरानॉइड। मैकबेथ राजा बनता है लेकिन वो पैरानॉइड हो जाता है, वही ऐसा लगता है हर कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ऑर्डरिंग द डेथ्स ऑफ बैंको, बैंको की मौत का आदेश देता है। मैकडफ की फैमिली को मरवाता है, लेडी मैकडफ को, उनके बच्चों को। लेडी मैकबेथ descends into guilt driven madness and dies। लेडी मैकबेथ जो है वो गिल्ट में डूबी पागलपन में चली जाती है, मर जाती है। ऑफ स्टेज डेथ होती है, प्रिज्यूमली शी हैज कमिटेड सुसाइड। ठीक है, बिल्कुल कुछ कहा नहीं गया है, बट हमें वो आइडिया मिलता है कि उन्होंने सुसाइड की है। ऑफ स्टेज ये डेथ है, आपको स्टेज पर मरते हुए नहीं दिखाया गया है लेडी मैकबेथ को। एक खजांची आता है, मतलब खजांची बोलते हैं हिंदी में, एक सर्वेंट आता है और आकर बताता है कि रानी मर गई है। मैल्कम की आर्मी, मैल्कम राजा डंकन का बेटा जो भागकर इंग्लैंड चला गया था अपने बाप की मौत के बाद, कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड। वो बिरनम जंगल की जो ब्रांचेस हैं, झाड़ियां हैं, वो अपने शरीर पर लगाकर अप्रोचेस मैकबेथ कासल, मैकबेथ के कासल की तरफ बढ़ता है। जब ये पागल हो जाता है, पैरानॉइड हो जाता है, तो दोबारा से विचिस के पास जाता है, विचिस से पूछता है कि बताओ भाई मैं परेशान हूं, क्या होगा मेरे साथ? तो विचिस भविष्यवाणी करती हैं कि जब तक बिरनम का जंगल, बिरनम वुड डंसिनन कासल तक नहीं आ जाता तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैकबेथ को लगता है कि जंगल तो चल नहीं सकते तो आएंगे कैसे कासल तक, तो मैं तो भैया मुझे नहीं मार सकता कोई। दूसरी भविष्यवाणी होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मारेगा जो औरत से पैदा ना हुआ हो। अब मैकबेथ को लगता है कि सभी तो औरत से पैदा हुए हैं, ठीक है, तो यानी मैं तो अमर हूं, मैं तो मर ही नहीं सकता। तो वो फॉल्स उम्मीद लेकर वापस आता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस में कि अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन ये जो भविष्यवाणियां हैं ये ट्रिकी हैं, ये क्लियर स्पष्ट नहीं है। बिरनम का जंगल चलकर आता है, बिरनम से काटी गई झाड़ियां, ठीक है, सैनिक अपने ऊपर लगा लेते हैं और कैमोफ्लॉज करके, छद्म आवरण बोलते हैं हिंदी में, कैमोफ्लॉज करके ऊपर चढ़ते हैं। मैकडफ जो पैदा हुआ है सिजेरियन सेक्शन से, यानी ऑपरेशन करके काट के उसको बाहर निकाला गया,
औरत ने पैदा नहीं किया, ठीक है। किल्स मैकबेथ, वो मैकबेथ को मार देता है। फुलफिलिंग द विचेस, क्रिप्टिक प्रोफेसीज, ये वर्ड याद रखिएगा। तो इनको क्रिप्टिक प्रोफेसीज कहा गया, है ना। ये क्लियर प्रोफेसीज नहीं थी, ये क्रिप्टिक थी कि भैया निकाल लो मतलब जो तुमसे निकलता हो। जब ये भविष्यवाणियां हो रही होती हैं तो आपको और मुझे यानी कि ऑडियंस को, रीडर्स को पता होता है कि मैकबेथ तू तो गया, तेरी मौत का फरमान है ये। एंड मेलकम इज क्राउन किंग, और मेलकम को राजा बनाया जाता है। थीम्स क्या है भैया? द प्ले एक्सप्लोर्स एम्बिशंस करप्टिंग पावर। ये प्ले एक्सप्लोर करता है कि महत्वाकांक्षा के अंदर, ठीक है, एक ताकत है करप्ट करने की। आदमी को ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। पहली थीम, द टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल। एक टेंशन है फेट और फ्री विल की। यहां से क्वेश्चन है एग्जाम में एक, ठीक है, आपके कोर्स में ऐड किया है हमने, पढ़ाएंगे आपको ये क्वेश्चन। इस थीम से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि एक बात जो हमारे दिमाग में आती है इस प्ले को पढ़कर, वो ये आती है कि सर, कि मैकबेथ की किस्मत में लिखा था कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब उसे स्कॉटलैंड का राजा बनना था, उसकी किस्मत में लिखा था, तो वो डंकन को मार के ही तो राजा बनता। कैसे बनता राजा? तो उसका पाप इतना बड़ा नहीं जितना दिखाया जा रहा है शेक्सपियर के द्वारा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। फेट और फ्री विल की बात है। फ्री विल, फ्री विल कहते हैं कि ईश्वर ने आपको और मुझे, इंसानों को, इतने सारे जानवरों में सिर्फ आप और मैं एक ऐसा जानवर है जिनको फ्री विल दी गई। फ्री विल, सही और गलत की पहचान, वो सलाहियत, ठीक है, कि आप ये देख सके कि ये गलत है या ये सही है। तो जब वो एक बूढ़े राजा की हत्या कर रहा था, तो राजा की हत्या तो ईश्वर की हत्या मानी जाती थी उस जमाने में। तो उसको अपना दिमाग, अपना फ्री विल इस्तेमाल करना था कि नहीं, राजा को नहीं मारूंगा। वो अपने गेस्ट की हत्या कर रहा था क्योंकि डंकन उस वक्त उसके महल में था। तो गेस्ट को मार दोगे आप, अपने मेहमान को मार दोगे, उस सेक्रेट थ्रेड को तोड़ दोगे, उस पवित्र धागे को तोड़ दोगे मेहमान और मेजबान के। उसको अपनी फ्री विल का यूज करना था। और अगर उसकी किस्मत में लिखा था कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा तो वो राजा बनता। कैसे बनता हमें नहीं पता, बनता जरूर, लेकिन उसको वेट करना था, उसके लिए कत्ल की जरूरत नहीं थी। तो वो जो टेंशन है फेट एंड फ्री विल की, बहुत सारे लोगों को लगता है कैसे बनता। और मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये पढ़ा था प्ले, पूरा प्रॉपर प्ले एज अ बुक, तो मैं इस थीम को पहले से जानता था, ठीक है, फेट एंड फ्री विल की। तो मुझे भी यही लग रहा था कि नहीं यार, कैसे बनता राजा मैकबेथ। तो आई थिंक उसे ठीक ही किया, मार दिया, क्योंकि उसकी किस्मत में था राजा बनना। लेकिन वो मैं हमेशा बोलता हूं कि शेक्सपियर को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया पता लगता है। ये शेक्सपियर की खासियत है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया पता लगेगा। जब मैंने उसको रीरीड किया कुछ सालों बाद, तो वही है, आप उम्र बढ़ती है आपकी, ठीक है, समझ बढ़ती है, तो आप और अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं जब आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो आई गॉट ऑल द आंसर्स। आई वॉज सर्चिंग कि इसमें वो हिंट दिए गए थे, इस प्ले में वो हिंट थे कि तुझे कत्ल की जरूरत नहीं थी, तू बनता राजा। हिंट कैसे थे? एक सीन में मैल्कम, जो राजा डंकन का बड़ा बेटा है, जो अगला राजा बनने वाला है, तो वो मैकडफ से बोलता है कि यार मुझे ना राजा नहीं बनना, आई डोंट वांट टू बी अ किंग, आई डोंट थिंक सो आई कैन बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो बात आई गई हो जाती है। मैकडफ कहता है अरे छोड़ो कोई बात नहीं। उसको खैर अगले सीन में वो ऐलान कर दिया जाता है कि ये अगला राजा बनने हैं, ठीक है। तो फिर वो दिमाग लगता है कि वो अगर वेट करता, राजा डंकन मर जाते, मैल्कम के ऊपर जिम्मेदारी आती राजा बनने की, तो क्या पता मैल्कम खुद ही कह देता यार मैं नहीं बनना राजा, और मैकबेथ तुम यहां पे सबसे सीनियर हो तो तुम राजा बन जाओ, मुझे नहीं बनना। उसको वेट करना था अपनी किस्मत को सच होने का, है ना। तो वो एक थीम है भाई इसकी। गिल्ट एंड मैडनेस इसकी एक थीम है, ठीक है। ऑब्वियसली लेडी मैकबेथ गिल्ट में है, पागल हो गई है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटीज की एक बहुत बेहतरीन थीम है, और इससे भी एक क्वेश्चन हमने तैयार किया आपके लिए, ठीक है। अब शॉर्ट है या लॉन्ग है ये मुझे याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है इस थीम से, ठीक है।
हाँ, कुछ भी हो सकता था, क्या पता राजा डंकन खुद ऐलान कर देता, क्या पता मैल्कम पीछे हाथ खींच लेता, ठीक है, कि मुझे नहीं बनना राजा भाई। तो इस प्ले में जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, और जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो दिख नहीं रही है। वो एक थीम है इसकी। इसको एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं, ठीक है, मैं वो सरप्राइज नहीं खराब करना चाहता उस क्वेश्चन का, लेकिन मैं एक हिंट देता हूं। लेडी मैकबेथ, रुथलेस, ओवरली एम्बिशियस, ठीक है, मार दो राजा डंकन को, बन जाओ राजा, कितनी रुथलेस नजर आ रही है, लेकिन टिमिड है, दिल इतना सा उसका, कत्ल के बाद ही पागल हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैकबेथ डर रहा है, नहीं मैं नहीं मार सकता डंकन को, मेरा राजा है, नहीं मैं नहीं मार सकता डंकन को, मेरा मेहमान है, ठीक, वो क्या लग रहा है देखने में टिमिड, वो लेकिन रुथलेस है, वो नहीं रुकेगा, फिर एक के बाद एक कत्ल, एक के बाद एक कत्ल, अभी से मरवाना है, अभी से मरवाना है, अभी से मरवाना है। तो वो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली चुड़ैलों का इन्फ्लुएंस इसमें, वो एक इसकी थीम है। मैकबेथ्स डाउनफॉल इलिस्ट्रेट्स हाउ अनचेक्ड एम्बिशन डिस्ट्रॉयज बोथ। मैकबेथ का जो डाउनफॉल आप देखते हैं, ये दिखाता है कि अगर आपकी एम्बिशन अनचेक्ड है, आपकी महत्वाकांक्षा पर लगाम नहीं है, डिस्ट्रॉयज बोथ इंडिविजुअल्स, वो महत्वाकांक्षा डिस्ट्रॉय करती है इंडिविजुअल्स को भी और मोरल ऑर्डर को भी, नैतिकता छिन भिन हो जाती है। मेकिंग इट अ टाइमलेस ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस, ये एक टाइमलेस ट्रेजेडी है इंसानी परिणामों की, कि आपने कुछ किया तो आपको क्या, किस हद तक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। इसी वजह से ग्रेट ट्रेजेडी का हिस्सा है भाई, है ना, एचओकेएम का हिस्सा है मैकबेथ। चलिए, मेंस के लिए कहानी तो देखो आप कई बार पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं हमसे, मेंस में दोबारा सुनेंगे कहानी, कहानी और वो स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, अगर आपको मेंस निकालना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, कोटेशंस याद करनी है आपको, ठीक है। कोटेशन का अगर एक्ट और सीन याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि लिख कर आना है, कोई पूछेगा तो नहीं कौन सा एक्ट था कौन सा सीन था, लिख कर आना आपको। खाली कोटेशन लिख दोगे, बढ़िया, कोटेशन के साथ एक्ट और सीन लिख दोगे तो और भी बढ़िया, है ना, 0.5 और बढ़ गए नंबर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कोटेशंस याद होंगी, उतना बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे, उतना खूबसूरत कर पाएंगे उसको। तो कोटेशंस आपका मेन टारगेट होगा, ठीक है, मेंस के लिए। और हमने अपने हर चैप्टर में कोटेशंस विद एक्ट सीन किसने बोली है, एक्सप्लेनेशन, उसके साथ नोट्स तैयार किए हैं। और यही कोटेशंस नहीं है, जो क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हैं नोट्स में, उसमें भी कोटेशंस का यूज किया है, ताकि वो भी आपको फिर याद हो रहे, ठीक है ना। तो कोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोटेशन है, इफ चांस विल हैव मी किंग, वाई नॉट, बोलता है मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3 में, ये 1.3 का मतलब एक्ट 1 सीन 3 है। क्यों बोलता है, एक्सप्लेनेशन क्या है इस कोटेशन की। मैकबेथ इनिशियली एक्सेप्ट्स द विचेस प्रोफेसी पैसिवली। मैकबेथ स्टार्टिंग में विचेस की प्रोफेसी को बहुत ही पैसिवली लेता है, इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा, चुड़ैलों के ऊपर भैया। सजेस्टिंग फेट विल मेक हिम किंग विदाउट हिज एक्शन, वो कहता है कि देखो किस्मत में राजा बनना होगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ चांस विल हैव मी किंग, अगर मेरी किस्मत को मुझे राजा बनाना होगा, ठीक है, तो वो बनाएगी, ठीक है। वाइनन किसी को भी बना सकती है, मुझे बनाए किसी को भी बनाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये ठीक ले रहा है प्रोफेसी को, इसका दिमाग घूमेगा थेन ऑफ कॉर्डर बनने के बाद, पहली प्रोफेसी के सही होने के बाद, ये वहां से पागल होगा। नेक्स्ट कोटेशन मैकबेथ की है ये भी, एक्ट 1 सीन 7 में बोलता है, आई हैव नो स्पर टू prick the sights of my intent, but only vaulting ambition। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और ये एक क्वेश्चन यूपी टीजीटी बीजीटी में पूछा जाता है, उसका आंसर है वॉल्टिंग एम्बिशन। एग्जाम में पूछा गया था कि मैकबेथ का हमर्शिया क्या है, मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लो क्या है, तो ऑप्शन था उसका, प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होगा जरूर, वॉल्टिंग एम्बिशन। वॉल्टिंग का मतलब बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, ठीक है। मैकबेथ इस
कोटेशन में एडमिट करता है अपनी महत्वाकांक्षा को, नॉट नेसेसिटी। वो कहता है कि जरूरत नहीं है, ठीक है, वो जरूरत, वो नेसेसिटी नहीं है। ड्राइव्स हिम टू मर्डर डंकन, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं डंकन को मार दूं ना, मेरी एम्बिशन ने मजबूर किया था मुझे। रिवीलिंग हिज ट्रू मोटिवेशन, वो यहां अपनी ट्रू मोटिवेशन रिवील करता है। ऐसा नहीं था कि जरूरी था कि मुझे डंकन को मारना है, नहीं जरूरी नहीं था, मैं महत्वाकांक्षी हो गया था। आई हैव नो स्पर्ट टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मेरे पास कोई उत्तेजना नहीं है कि मैं अपनी इंटेंशन को प्रिक करूं कि क्या इंटेंशन थी, बता बता क्या इंटेंशन थी। मेरी तो एक ही इंटेंशन थी, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, मेरी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा। इसी एक्ट में, इसी सीन में मैकबेथ आगे कंटिन्यू करता है इस बात को, और मैकबेथ कहता है आई एम हिज किन्समैन एंड हिज सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड। बड़ी फेमस कोटेशन, और यूज करिएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में, कोशिश करेगा कि ये, अब ऐसे नहीं जबरदस्ती यूज करनी है क्योंकि याद थी, है ना, प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो तो यूज करके रहिएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, अब लेडी मैकबेथ तो लगी हुई है, मार दे भाई मार दे, वो मना कर रहा है, वो कहता है कि आई एम हिज किन्समैन। तो मैकबेथ रिश्तेदार भी है डंकन का, कि वो मेरा रिश्तेदार है, मैं उसका रिश्तेदार हूं, यानी सब्जेक्ट, और उसकी प्रजा हूं। सब्जेक्ट कहते हैं प्रजा, मैं उसकी प्रजा हूं, वो मेरा राजा है। स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द रील, और ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मार नहीं सकता। मैं रिश्तेदार को मार दूं जो मेरे घर में मेहमान है, मैं अपने राजा को मार दूं। उस जमाने में, ठीक है, अगर आपने हमसे टीजीटी पढ़ा है तो जब हम आपको मिल्टन पढ़ाते हैं टीजीटी के बैच में, तो हम आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, अगर आपको याद हो मेरे बच्चों को, तो उसमें हम डिवाइन राइट टू रूल बताते हैं राजाओं का, कि चर्च ने ये बताया हुआ था कि ईश्वर आता है ईश्वर की तरफ से, मतलब राजा आता है ईश्वर की तरफ से, और राजा के खिलाफ जाना, राजा को मारना, ठीक है, राजा के खिलाफ सड़कों पर उतरना, वो ईश्वर के खिलाफ जाना होता है। तो उसी बात को कह रहा है, आई एम हिज किंग्समैन एंड हिज सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड। मैकबेथ लिस्ट रीजंस व्हाई किलिंग डंकन इज रॉन्ग, मैकबेथ रीजन बता रहा है अपनी बीवी को कि क्यों गलत है राजा डंकन को मारना। शोइंग इज इनिशियल मोरल कॉन्फ्लिक्ट, वो अपनी स्टार्टिंग में जो वो नैतिक कॉन्फ्लिक्ट, नैतिक संघर्ष चल रहा है ना उसका, कि मारू नहीं मारू है, वो भी बताता है लेडी मैकबेथ के आगे, क्योंकि वो उसको मैनिपुलेट कर रही है। और इसी के बाद लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है, कि ये सोता हुआ मेरे बाप जैसा लगता नहीं, मैं मारती थी, ना मर दे तू। नेक्स्ट कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट 2 सीन 1 में। यहां पर आखिरकार ये तय करता है कि चलो मार ही देते हैं भैया डंकन को। इसको एक डैगर नजर आ रहा है, एक खंजर नजर आ रहा है ऐसे, जो डायरेक्ट डंकन के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है उसको आगे बढ़ने का। और वो कहता है, इज दिस द डैगर विच आई सी बिफोर मी, क्या ये खंजर है जो मुझे मेरे सामने नजर आ रहा है। एक्ट 2 सीन 1, मैकबेथ। मैकबेथ हेलुसिनेट्स अ फ्लोटिंग डैगर बिफोर मर्डरिंग डंकन, डंकन को मारने से पहले उसको एक फ्लोटिंग डैगर नजर आता है, भ्रम में है, वो हेलुसिनेशन कर रहा है। सिंबलाइजिंग गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल टर्मोइल, ये दिखाता है उसकी गिल्ट को और मनोवैज्ञानिक जो उथल पुथल मची हुई है। आसान नहीं है कत्ल करना, मुश्किल है। एक्ट 2 सीन 2 में लेडी मैकबेथ की कोटेशन, और ये बहुत ही आयरॉनिक है, बहुत ही आयरॉनिक है। आयरॉनिक क्यों है, पहले कोटेशन समझना। लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द स्टीड, जब वो घबरा रहा होता है तो वो राजा की हत्या की सेवरिटी, उसकी गंभीरता को कम करने के लिए लेडी मैकबेथ कहते हैं, मारो, हल्का सा खून लगेगा, थोड़ा सा पानी मारेंगे, सब साफ हो जाएगा। विडंबना, आयरनी देख रहे हो, बाद में जब ये पागल हो जाएगी तो रोती फिरेगी कि मैं कितना पानी इस्तेमाल कर लूं, मेरे हाथों से खून नहीं जा रहा। वो इसी बात की वजह से कहती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपने पति को समझा रही होती है, अरे थोड़ा सा पानी डालेंगे सब सही हो जाएगा। लेडी मैकबेथ डिसमिसेस द सेवेरिटी ऑफ मर्डर, लेडी मैकबेथ इस कत्ल की गंभीरता को कम कर रही हैं। क्लेमिंग वॉशिंग हैंड्स विल, दावा कर रही हैं कि हाथ धोने से क्या होगा, गिल्ट इरेज हो जाएगी। हर कॉन्फिडेंस लेटर प्रूव्स फॉल्स, इसका ये कॉन्फिडेंस बाद में गलत साबित होगा, क्योंकि तब ये भैया रोती फिरेगी कि मेरे हाथों से खून नहीं जा रहा।
बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन ये भी मैकबेथ की। जब मैकबेथ डंकन को मार देता है, खंजर घोंप देता है, उसके बाद कहता है मैकबेथ डस मर्डर स्लीप। मैकबेथ ने राजा नहीं मारा, मैकबेथ ने अपनी नींद मार ली। उसे पता है कि वो सो नहीं पाएगा। मैकबेथ डस मर्डर स्लीप। After killing Duncan, Macbeth believes he has destroyed his ability to sleep peacefully. राजा डंकन को मारने के बाद मैकबेथ को लगता है कि उसने अपनी उस क्षमता की हत्या कर दी है जिसमें वो पीसफुली सो सकता था। Foreshadowing his psychological torment, ये भी एक तरह की भविष्यवाणी है कि उसे पता है कि अब आगे साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, मनोवैज्ञानिक दुर्दशा होने वाली है उसकी। अच्छा, ये प्री में आई थी क्या? मुझे याद नहीं। हाँ, प्री में आई थी मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, याद आ गई। Act 3 Scene 1. To be thus is nothing but to be safely thus. Again Macbeth. कहां बोलता है ये कोटेशन? Macbeth realizes being king means nothing without secure power. मैकबेथ कहता है कि अगर मैं अपनी पावर को ही सिक्योर नहीं कर पाऊं कि मेरे बाद मेरा बच्चा राजा बने, ठीक है, अगर मेरी पावर ही सिक्योर नहीं तो राजा बनने का कोई मतलब नहीं है। ड्राइविंग हिम टू ऑर्डर बैंकोस मर्डर, इसी चक्कर में वो कहता है यार प्रोफेसी के अकॉर्डिंग कि मेरे बाद अगला राजा बैंकों का बच्चा बनेंगे 7 पीढ़ियों तक। बैंकों का बच्चा फ्लियंस, तो यानी कि बैंकों खतरा फ्लियंस खतरा, उन दोनों को मरवाने का ऑर्डर दे देता है। तब ये लाइन बोलता है टू बी दस इज नथिंग, राजा होना कुछ नहीं है, बट टू बी सेफली दस, राजा होना तब है जब आप सेफ हो, कि हाँ भाई तुम सेफ हो, तुम्हारे गद्दी पर कोई खतरा नहीं है, तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा राजा बनेगा। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ की एक कोटेशन, बड़ी फेमस। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, पागलों की तरह हाथों में खून नजर आ रहा है उसको, ठीक है, और ऐसे झाड़ कर कहती है कि आउट डैम्ड स्पॉट, ओ धब्बे हट, मैं कहती हूं हट, धब्बा हट नहीं रहा। स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रही है। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू वॉश इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स। लेडी मैकबेथ वो काल्पनिक खून के धब्बे हटाने की कोशिश कर रही है। शोइंग गिल्ट हैज कंज्यूम्ड हर माइंड, दिखाता है कि गिल्ट ने उसके दिमाग को कंज्यूम कर लिया है। डेस्पाइट अर्लियर डिसमिसल, स्टार्टिंग में डिसमिस कर रही थी, अरे कुछ नहीं होता, थोड़े से पानी से धुल जाएगा सब कुछ, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। विचेस की एक प्रोफेसी आती है भैया एक्ट 4 सीन 1 में, बड़ी इंपॉर्टेंट 2 प्रोफेसीज हैं जो विचेस करती हैं कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, कि कोई भी ऐसी महिला जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो औरत से पैदा हुआ हो तो वो मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। विचेस की जो प्रोफेसी है दैट डिसीव्स मैकबेथ, ये धोखा देती है मैकबेथ को एक्चुअली। एज मैकडफ इज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, अच्छा मैकडफ तो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ है, नेचुरली पैदा नहीं हुआ, तो ये क्रिप्टिक कर रही है। ये डायरेक्ट भी तो बोल सकती थी कि एक ऐसा आदमी तुम्हें मारेगा जो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ हो, है ना, लेकिन वो क्रिप्टिक प्रोफेसी करती है। इसी तरह की एक प्रोफेसी इसी सीन में होती है, बिरनम वुड टू डंसिनन हिल शैल कम, तब मरोगे जब बिरनम का जंगल डंसिनन आएगा। और वो हो नहीं सकता, ये एक और क्रिप्टिक प्रोफेसी। फुलफिल्ड व्हेन मैल्कम्स आर्मी कैरीज ब्रांचेस, ये फुलफिल होती है जब मैल्कम की आर्मी आती है झाड़ पत्तियां लगाकर, कैमोफ्लेज के रूप में, कैमोफ्लेज छद्दाम वर्ड, ठीक है, जब आप छिप जाते हैं किसी पैटर्न में। अपीयरिंग एज मूविंग फॉरेस्ट, ऐसा लगता है कि जंगल चल के आ रहा है। मैकबेथ की एक और कोटेशन, एक्ट 5 सीन 5, आई हैव सब्ड फुल विद हॉरर्स। अब मैकबेथ ने किंग डंकन को मारा, उसके बाद उन 2 चैम्बरलेंस को मारा जो राजा डंकन के कमरे के बाहर खड़े थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया था, इसने उनको मार दिया कि इनसे पहले इनको कुछ याद है, इनको निपटा देते हैं। फिर बैंकों को मरवा दिया, फिर लेडी मैकडफ उनके बच्चों को मरवा दिया, ठीक है, बड़ी हिंसा हो गई भाई। तो मैकबेथ सुन पड़ गया उस हिंसा के बाद, अब उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैकबेथ एडमिट्स ही हैज बिकम नम टू वायलेंस, वो एडमिट करता है कि मुझे हिंसा से फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्टिंग हिज डेसेंट इनटू टायरनी, ये रिफ्लेक्ट करता है
कि वो निरंकुशता में फंस गया है और मोरल एम्प्टीनेस में फंस गया, नैतिक रूप से खाली है वो। आई हैव सब्ड फुल विद हॉरर्स। इसी सीन में मैकबेथ एक और लाइन बोलता है और ये मेरी बहुत फेवरेट है। ये थोड़ी लंबी सी कोटेशन है लेकिन ये इतनी आप याद रखेंगे बहुत रहेगा। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे। मैकडफ आ गए हैं, घायल कर दिया है मैकबेथ को और ऐलान भी कर दिया है कि मैं औरत से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं सिजेरियन सेक्शन का बच्चा हूं। मैकबेथ समझ जाता है कि मौत निश्चित है। पड़े हुए हैं नीचे, लेटे हुए हैं, खून बह रहा है, इंतजार कर रहे हैं मरने का। मैकबेथ तब बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, कल आएगी, फिर कल आएगी, फिर कल आएगी। क्रीप्स इन दिस पेटी पेस, इसी पेटी पेस के साथ, ठीक है, दिन के बाद दिन गुजरता चला जाएगा। तब तक गुजरता चला जाएगा जब तक समय रुक नहीं जाता, आप मर नहीं जाते। इस कोटेशन में वो डिफीट को फेस कर रहा है। मैकबेथ एक्सप्रेस करता है निहिलिस्टिक डिस्पेयर, निराशा, व्यूइंग लाइफ एज मीनिंगलेस एंड रिपीटेटिव। वो देखता है कि जीवन का कोई मतलब थोड़ी है, जीवन एक रिपीटेटिव चीज है। आज, फिर कल, फिर कल, फिर कल, फिर कल, वही चीजें करती जानी है, फिर एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक्ट 5 सीन 8, मैकडफ। मैकडफ अपने ही बारे में बोल रहा है। मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वुम अनटाइमली रिप्ड। मैकडफ अपनी मां के गर्भ से समय से पहले फिसल कर निकला। अब रिप्ड के दो मतलब निकलते हैं, तो फिसल कर निकला या फिर काट कर निकाला गया, यानी मां ने पैदा नहीं किया। मैकडफ रिवील्स ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। मैकबेथ यहां रिवील करता है कि वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ है। टेक्निकली नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न, टेक्निकली वो औरत से पैदा नहीं हुआ है। फुलफिलिंग द विचेस इक्विवोकेशन। अगर आपको और बेहतर वर्ड इस्तेमाल करना है, क्रिप्टिक प्रोफेसी, तो आसान सा शब्द है, तो आप ये इक्विवोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विवोकेशन का मतलब भी यही होता है, क्रिप्टिक प्रोफेसी, यानी एक ऐसी बात जो द्विअर्थी हो, एम्बिगुअस हो। एक्ट 5 सीन 8, द रेस्ट इज साइलेंस। ये छोटी सी कोटेशन है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये मैकबेथ के आखिरी शब्द हैं जो उसके मुंह से निकलते जब वो मरता है। एक्सेप्टिंग हिज फेट, वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है, प्ले के ट्रेजिक कंक्लूजन को एक्सेप्ट करता है और कहता है मरते मरते द रेस्ट इज साइलेंस, बाकी तो सब शांति है ही, और ये कह के मर जाता है। एक्ट 3 सीन 2 में लेडी मैकबेथ कहती हैं व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया हो गया। ये लेडी मैकबेथ अर्ज करती है मैकबेथ से टू एक्सेप्ट डंकन मर्डर, की एक्सेप्ट करो राजा डंकन के कत्ल को, मार दिया मार दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो गिल्ट लेटर प्रूव्स दिस इम्पॉसिबल, लेकिन बाद में जो गिल्ट आएगी वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि जो हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई कोटेशन। सब चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। ठीक है, मैकबेथ के भैया, आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखकर आना है वो 120 वर्ड्स में लिखकर आना है। हाँ, 120 में है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा, जो हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं आंसर, वो 120 से 150 वर्ड्स के बीच में रहेगा, यानी कि मैं 20 एक्स्ट्रा कर रहा हूं, 20-30 एक्स्ट्रा करूंगा। रीजन, आप इसे याद करेंगे, आंसर को एग्जाम में लिख कर आएंगे, 20-30 मार्क खुद ही कम हो जाएंगे। एज इट इज लिख कर ही नहीं आ सकते आप, कुछ ना कुछ भूलोगे, एक आध लाइन छूटेगी तो वो खुद कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऐसी है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स का लिखना है, और मेरा जो आंसर होगा वो 250 वर्ड के आसपास का होगा, 240-250। तो वहां पे भी वही लॉजिक काम करेगा, आपको करना पूरा याद है, एग्जाम में कुछ ना कुछ भूलोगे जरूर, ठीक है, वो खुद नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता के चल रहा हूं आपको। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, विल ट्राई कि एक क्वेश्चन तो कम से कम आज हम कर लें। ठीक है, What is the significance of the witch's prophecy about Banquo in Act 1 Scene 3? विचिस की जो प्रोफेसी है बैंको के बारे में एक्ट 1 सीन 3 में, कि बैंको तुम खुद राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे डिसेंडेंट्स, तुम्हारे वारिस अगले राजा होंगे स्कॉटलैंड के, इस
प्रोफेसी का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विचेस प्रोफेसी अबाउट बैंको इन एक्ट 1 सीन 3? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है? तो चलिए आंसर देखिएगा क्या है। द विचेस प्रोफेसी अबाउट बैंको इज प्रोफाउंडली आयरॉनिक। विचेस की जो प्रोफेसी है बैंको के बारे में वो बहुत ही आयरॉनिक है, विडंबना है उसके अंदर। एंड रिवील्स द प्लेस सेंट्रल थीम, और ये भविष्यवाणी रिवील करती है इस प्ले की सेंट्रल थीम को। सेंट्रल थीम क्या है इस प्ले की? एम्बिशंस डिस्ट्रक्टिव नेचर, ये महत्वाकांक्षा को जो नेचर है वो तबाही वाला है। द टेल बैंको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमारे नोट्स में इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे वर्ड्स नहीं, वो शेक्सपियर के हैं या उस राइटर के हैं, ठीक है? यानी वो कोटेशंस हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी है अंदर, ठीक है, वो मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है? आई होप इतना आपको पता है रीडिंग करते हुए कि इसका क्या मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा का। तो बैंको को वो बताती हैं कि ही विल बी लेसर देन मैकबेथ, कि तुम मैकबेथ से कम और ग्रेटर रहोगे, ठीक है? अब लेसर देन मैकबेथ, कि राजा तो नहीं बन पाओगे तुम, क्योंकि मैकबेथ तो राजा बनेगा, लेकिन उससे महान रहोगे कि तुम्हारे बच्चे 7 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड पर राज करेंगे, मैकबेथ के बच्चे राज नहीं करेंगे। तो लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, मीनिंग ही वॉन्ट अचीव मैकबेथ रैंक, कि वो मैकबेथ की रैंक अचीव नहीं करेगा, वो राजा नहीं बनेगा, बट विल अचीव ग्रेटर लेगेसी, लेकिन बढ़िया विरासत छोड़वा जाएगा। तो देखो क्या विरासत होगी कि 7 पीढ़ियों तक बैंकों के बच्चे राज करेंगे स्कॉटलैंड के ऊपर। दे ऑल्सो से, वो ये भी कहती हैं इसी सीन में, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, तुम खुश नहीं हो लेकिन ज्यादा खुश होंगे। दिस प्रोफेसी मैनिफेस्ट आयरॉनिकली, ये प्रोफेसी मैनिफेस्ट करती है आयरॉनिकली क्या? कि बैंको मीट्स एन अनटाइमली डेथ बट डाइज रिस्पेक्टेड, कि बैंको समय से पहले मरेगा लेकिन इज्जत वाली मौत मरेगा। विद अ क्लियर कंसाइंस, एकदम जमीर अच्छा होगा, मैकबेथ की तरह थोड़ी होगा जमीर, बढ़िया जमीर के साथ मरेगा। नोबल लाइनेज होगी कि बैंको बड़ा नोबल था, उसके बच्चे बड़े नोबल है ना, लाइनेज कहते हैं खानदान, दैट बिकम्स रॉयल्टी, जो आगे जाके रॉयल्टी बनेगी, शाही परिवार बनेगा बैंकों का। मैल्कम के बाद वाकई फ्लियंस राजा बनेगा भविष्य में। वो प्रोफेसी गलत नहीं साबित हो रही है, भले ही राजा मैल्कम बन रहा हो लास्ट में। इन कंट्रास्ट, अब इसका कंट्रास्ट देखिए, मैकबेथ अचीव्स द थ्रोन, मैकबेथ को गद्दी मिल रही है, बट बिकम्स इंक्रीजिंगली पैरानॉइड, लेकिन धीरे धीरे और पैरानॉइड हो रहा है, खुश नहीं है, गिल्ट रिडन, गिल्ट से भरा हुआ है, ट्राइनिकल हो गया है, ठीक है? ट्राइनिकल क्यों हो गया? निरंकुश हो गया, मरवा रहा है लोगों को। इवेंचुअली डिस्पाइज्ड बाय ऑल ऑफ स्कॉटलैंड, और धीरे 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 करके क्या होता है, पूरा स्कॉटलैंड नफरत करता है मैकबेथ से। द प्रोफेसी दिस हाईलाइट्स हाउ एम्बिशन करप्ट्स मैकबेथ, ये प्रोफेसी दिखाती है, ये हाईलाइट करती है कि एम्बिशन ने मैकबेथ को करप्ट किया। वहीं बैंकोज मोरल वर्च्यू ग्रांट्स हिम लास्टिंग ऑनर, बैंकों की नैतिक मूल्यों ने, बैंकों के नैतिक गुण ने उसको कभी ना खत्म होने वाला सम्मान दिलाया, डिस्पाइट हिज अनहैप्पी अर्थली एंड, भले उसकी एक अनहैप्पी मौत हो गई हो, अर्थली एंड हो गया उसका, अनहैप्पी कत्ल कर दिया गया हो उसका। थ्रू दिस कंट्रास्ट, इस कंट्रास्ट के जरिए शेक्सपियर सजेस्ट दैट ट्रू ग्रेटनेस कम्स नॉट फ्रॉम वर्ल्डली पावर, शेक्सपियर सजेस्ट करते हैं कि असली महानता दुनियावी ताकत से नहीं आती, बट फ्रॉम मेंटेनिंग वंस इंटेग्रिटी, वो आती है अगर आपने अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा। A lesson Macbeth fails to learn, ये वो लेसन है जो मैकबेथ नहीं सीख पाता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, कल नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन लेडी मैकबेथ स्टेटमेंट दैट शी मस्ट रिमूव हर फेमिनिन क्वालिटीज टू कमिट मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हार्ड एग्जाम बनता है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है? अच्छा ये क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास कोई प्रेसिडेंट, कोई एग्जांपल नहीं है कि एलटी ग्रेड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप हमारे नोट्स में देख रहे हैं ये सभी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जेएनयू के, एचसीयू के, डीयू के, जामिया के, ठीक है? और कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट से उठाए हैं, जैसे सेंट स्टीफन की वेबसाइट से उठाए हैं। और तो अगर आप और मेरे दिए गए क्वेश्चंस के अलावा भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दैट्स द वे, ठीक है? कि आप यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पर जाइए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए, देखिए कि आपके सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
थोड़ा मुश्किल है उतनी ज्यादा रिसर्च करना, और आपको बैकग्राउंड भी रिसर्च का नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप वो उतना कर पाएंगे, बट ये एक तरीका है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये बड़ा अच्छा सवाल है भारती का। देखो, आपको पीडीएफ दे दी मैंने, और प्रीलिम्स में पीडीएफ मिली, आपने प्रिंट निकाल लिया, बनता था प्रिंट निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप प्रिंट ना निकलवाएं इस बार, आप लिखें इसको। आपको लगेगा सर इस पीडीएफ में 197 पेज है, ड्रामा में 197 पेज को लिखना, लिख लोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लिखना तो है ही, और लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, क्योंकि आपकी आदत छूट गई है लिखने की। उंगलियां दुखती हैं आपकी जब आप लिखते हो, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आएगी, धीरे धीरे बुरी हो जाएगी, क्योंकि आदत छूट गई है। मेरी भी छूट गई है, आपकी भी छूट गई है। तो आप इतना प्रण ले लो कि मैं प्रिंट नहीं निकलवाऊंगा इनका पीडीएफ का। आप निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकलवाऊंगा। मैं तो भैया इनको लिखूंगा कॉपी में, नोट्स बनाऊंगा मैं तो ऐसे ही एज इट इज। एक बार नोट्स बना लिए, एक बार याद करके लिख लिया, दिमाग में सब आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है, एक सजेशन है, बाकी तो मर्जी है आपकी, आप प्रिंट आउट निकलवा लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके रूल्स अभी मुझे नहीं पता है कि कोटेशंस में आप ब्लैक पेन यूज करेंगे या सिर्फ एक ही पेन का इस्तेमाल करने की इजाजत है। जैसे यूपीएससी में सिर्फ एक ही पेन इस्तेमाल होता है, तो जब हमारा मेंस का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो रूल्स होंगे वो लिखे होंगे, तो वो हमें पता लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो कि आपको ब्लैक पेन यूज करना है या कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो हम बता देंगे। ठीक है ना, देख लेते हैं, वो हमें पता लग जाएगा, डोंट वरी। यूजुअली 12 घंटे कहते हैं, लेकिन 2-3 घंटे में आ जाती है अंजलि ये क्लास, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव क्लास के सेक्शन में नजर आएगी, कंटेंट के बराबर में लाइव क्लासेस लिखा हुआ, वहां पर ही नजर आ जाएगी 2-3 घंटे बाद। यूजुअली 12 घंटे लगते हैं। ठीक है। हाँ सरोज, कोटेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आई डोंट नो, कि ऐसा हो सकता है इस कोटेशन को समझाओ ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, मे बी पॉसिबल। ठीक है। हाँ, कीर्ति, प्लेन शीट्स ही आएंगी वहां पर। यूपीएससी के और एग्जाम से प्लेन प्लेन यूपीपीएससी के एग्जाम में मतलब प्लेन शीट्स ही आती हैं। हाँ, आप भी उसी पर प्रैक्टिस करिएगा, A4 साइज वाला जो स्पाइरल होता है वो लिया हो, उस पर लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे। फिंगर क्रॉस्ड। यू वेलकम गाइस, गुड नाइट एवरीबॉडी। ठीक है। आई नो राकेश, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही है प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन वही है कि ना पढ़ो तो ये लग रहा है कि कहीं पीछे ना छूट जाए, मेरिट में नंबर आ गया तो, पढ़ लो तो ऐसा लग रहा है कि क्या पता मेरिट हाई चली जाए। तो मसला है बहुत, है ना, और गैम्बल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा जुआ है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको 1% भी ये लग रहा है कि मे बी आपका मेरिट में नंबर नहीं आएगा, ठीक है, या 1% भी लग रहा है कि आपका मेरिट में नंबर आएगा, 1% भी, तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, 3 महीने के अंदर इतनी ज्यादा तैयारी करना, इट्स नॉट पॉसिबल। 26-27 दिन बाद लगभग इसका रिजल्ट आने की संभावना है, उतने में तो ये कंप्लीट हो जाएगा ड्रामा, और शायद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाए कोई। 26 तारीख सुना है मैंने कि 26 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है प्रीलिम्स का, तो लेट्स सी। नहीं, एमआरएस से कंपेयर मत करिए इसका, एमआरएस एक अलग बला है, उसकी मेरिट हमेशा ही वैसी जाती है, एमआरएस और डी ट्रिपल एस बी की, एनवीएस की, एवीएस की। एलटी का वैसा नहीं है सीन।
हाँ हो जाता है ऐसा कीर्ति। और एलटी में लाइक एक्चुअली 2019 वाले एलटी में यही हुआ था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, बट मेरिट बहुत हाई गई थी, उससे 11 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे एलटी में। और उस वक्त बहुत नया था 2019 वाला, और वो एक्चुअली फर्स्ट बैच था एलटी ग्रेड जो मैंने पढ़ाया था लिटरेचर का। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि तब मैं फ्री पढ़ा रहा था, यूट्यूब चैनल शुरू ही किया था। आप में से बहुत सारे लोग तभी से हैं मेरे साथ पहले वाले एलटी से। तो तब यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान था, ऑफलाइन बैच था, तो 20-30 बच्चे होंगे सारे, तो मुझे ऐसा लगता सब सिलेक्ट हो जाएंगे, बड़ा अच्छा पढ़ाया है, मज़ा ही आ गया। लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो भी। तो होता है भाई नए एग्जाम्स के साथ बहुत कुछ। तो विल सी क्या होगा। करिए मैनेज, ये तो आप ही को, वो आपकी लड़ाई है। स्केड्यूल बनाइए, ठीक है, टाइम टेबल सेट करिए, 2-3 घंटे ये 2-3 घंटे वो, तो करिए उसको। ओके गाइस, टाटा, गुड नाइट।